वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में एल्कीन्स का हमने कुछ रिएक्शन आप सभी लोगों को बताया। जैसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन वो सब थे अपने आप में, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने आपको बता दिया अल्फ़ा बीटा और गामा एलिमिनेशन। उसके बाद हमने इसी अल्फ़ा बीटा गामा में एलिमिनेशन रिएक्शन में दो और एलिमिनेशन बताया था जिसका नाम था सेडजफ और हाफमैन, जिसमें सेडजफ आपके मेजर प्रोडक्ट देते थे और हाफमैन आपके माइनर प्रोडक्ट देते थे। अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर प्रीवियस वॉच कर लिया होगा तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एल्किन्स की, और एल्किन्स के जो टॉपिक में हम जो लोग बात कर रहे हैं वो एल्किन्स में, और इसके साथ हम लोगों ने और भी रिएक्शन को स्टडी किया था जिसका नाम था मार्कोनी-काव्स एंड एंटी मार्कोनी-काव्स रूल। ये प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं 2 दिन में, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप सभी लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसलिए ये रिएक्शन को आप सभी लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो याद रखें, एनुअल एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यही होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, सेडजफ और हाफमैन, और मार्कोनी कॉफ एंड एंटी मार्कोनी कॉफ। ये आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि कौन सा रूल लगेगा, क्या होता है मार्कोनी कॉफ, क्या होता है एंटी मार्कोनी कॉफ, ये सब लोग आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम लोग एल्कीन्स में आते हैं, एक लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ एल्किन्स में। ये एक्चुअली क्या होता है कि हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया था कि एल्किन का अगर रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन देता है। जैसे याद होगा हाइड्रोजनेशन वाला कैटलिस्ट। उसी तरह एल्किन में एल्किन को रिड्यूस करने के लिए एक और एजेंट आता है जिसको हम लोग एल्केन में बना सकते हैं, और वो दो एजेंट होते हैं और दोनों एजेंट को आप अच्छे ढंग से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इसमें एक एजेंट होता है जिसका नाम है बेटा लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, अगर H2 के साथ प्लेटिनम हो और उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लेते हैं, मतलब लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, H2 के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लेटिनम, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा एजेंट है बेटा जो एल्कीन को एल्केन में रिड्यूस करता है, और जब ये एल्कीन्स को एल्केन्स में रिड्यूस करता है तो इस प्रकार रिड्यूस करता है कि उससे बनने वाला प्रोडक्ट सिस बनता है। क्या बनता है, सिस बनता है। अब पता कैसे करें कि सिस कैसे बनेगा, आप देखिए ध्यान से। यहाँ जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर अगर एल्काइन की बात करें तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर है। अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD और CaCO3, तो आपको दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करने हैं, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, और इस प्रकार ऐड करने हैं कि बनने वाला प्रोडक्ट आपका सिस बने। तो सिस का मतलब हमने शायद सर ने पढ़ाया था कि जब सेम एटम एडजेसेंट साइड प्रेजेंट होते उसे सिस बोला जाता है। अब कोई बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो हाइड्रोजनेशन में पढ़ाया था कि एल्काइन को डायरेक्ट एल्केन में बदल देते हैं, यहाँ एल्कीन क्यों बना? क्योंकि बेटा वो पावर सिर्फ हाइड्रोजनेशन के पास होता है, वो पावर सिर्फ हाइड्रोजनेशन के पास होता है कि एल्काइन को एल्केन में बदल सके। बाकी कोई रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो एल्काइन को पहले एल्कीन में ही बदलेगा, डबल बॉन्ड में। उस समय हमने बोला भी था कि ये हाइड्रोजनेशन का पावर सिर्फ इसी के पास होता है कि एल्काइन को, चाहे बड़े से बड़े एल्कीन को, बड़े से बड़े एल्काइन को रिड्यूस करके एल्केन बदलता है। लेकिन कोई और अगर एजेंट आया तो एल्कीन को एल्केन में तो बदलेगा, लेकिन एल्काइन को एल्केन में डायरेक्ट नहीं बदलेगा, पहले डबल बॉन्ड में बदलेगा। वही यहाँ पर एक कैटलिस्ट आ गया जिसका नाम था लिंडलर्स कैटलिस्ट, और लिंडलर्स कैटलिस्ट का पहचान देख लीजिए, H2PD CaCO3, ये कैटलिस्ट का नाम है, और इसी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन बनता है और प्रोडक्ट क्या देता है, सिस। उसी तरीके से सेम टू सेम एक और रिएक्शन होता है जिसका नाम है बेटा बिर्च रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा, बिर्च रिडक्शन। लिंडलर कैटलिस्ट के बाद एक और रिडक्शन होता है जिसका नाम है बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन क्या है, सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया आ जाए, ये भी रिडक्शन का काम करता है, ये भी एल्काइन को एल्कीन में बदलता है, बिर्च रिडक्शन। क्या लेते हैं, सोडियम के साथ हमें लेना पड़ता है लिक्विड अमोनिया। अगर सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया लोगे बेटा तो ये भी एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस करेगा,
लेकिन ये सिस प्रोडक्ट नहीं, ये ट्रांस देता है। ये दो हाइड्रोजन को ऐसे ऐड करेगा कि एडजेसेंट साइड नहीं, डायगोनल साइड ऐड होंगे, ताकि ट्रांस प्रोडक्ट बन सके। देखिए ये ट्रांस है आपका आया, और ये क्या है बेटा, सिस है। तो कौन मेजर है कौन माइनर है? जैसा कि हमने बताया था कि बेटा सिस में जो होता है रिपल्सन होता है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। लेकिन ट्रांस में रिपल्सन कम होता है, क्योंकि सेम ग्रुप डायगोनल साइड होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है ट्रांस में। और यही वजह है कि ट्रांस स्टेबल हो जाता है किससे बेटा, सिस से। और ऐसा कोई बोले क्यों, तो कह दीजिए कि सिस में रिपल्सन ज़्यादा होता है और ट्रांस में रिपल्सन कम होता है। और ये रिपल्सन को हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक हिंड्रेंस। कुछ बच्चे नाम सुने होंगे स्टैटिक हिंड्रेंस। सिस में स्टैटिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ट्रांस, और इसीलिए ट्रांस स्टेबल बन जाता है सिस से। तो याद रखेंगे कि लिंडलर कैटलिस्ट सिस प्रोडक्ट देता है, सिस एल्किन देता है, जबकि ब्रिज रिडक्शन आपका ट्रांस एल्किन देता है। तो ये दो रिडक्शन का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, एक लिंडलर कैटलिस्ट और एक ब्रिज रिडक्शन। ये एक ऐसे कैटलिस्ट है जो हम लोगों को समझ में आ गए कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये एल्किन्स भी खत्म हुआ यहाँ पे, और एल्किन्स भी यहाँ पे फाइनलाइज खत्म हो चुका है। एल्काइंस तो हमने मिक्स करके क्वेश्चन इसमें बता दिया है कि एल्काइंस में ऐसा होता है। और जनरली आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में एल्केन और एल्कीन के ही रिएक्शन हैं। ठीक है, एल्काइंस के मिक्स रिएक्शन, जैसे ये एल्काइन हो गया, ये हमने आपको बता दिया। तो अब हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं कुछ एरोमेटिक रिएक्शन पढ़ा देते हैं, ताकि इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर सकें और ख़त्म करने के बाद अगले टॉपिक पे बात कर सकें। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन है बेटा जो एरोमेटिक के हैं, उनके बारे में बात कर ले। और याद रखें आपके एनुअल एग्ज़ाम में जितनी भी हम क्लासेस ले रहे हैं, जो आपके ऑनलाइन में हुआ चाहे ऑफलाइन में हुआ, वही सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे बाहर के क्वेश्चन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही क्वेश्चन होंगे जो आपको हम बढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा ट्यूस्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग इतना ही पढ़ें जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग आगे पढ़ते रहें। तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन खत्म हो गया और एल्कीन खत्म हो गया, और एल्काइन को हमने मिक्स तरीके से पढ़ा दिया दोनों में। ठीक है, देखा होगा एल्केन में भी कुछ एल्काइन आया था और एल्कीन में भी देखिए एल्काइन आ रहा है। तो मैंने दोनों में मिक्स करके पढ़ा दिया, क्योंकि एल्काइन एल्केन और एल्कीन के कंपेयर में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का, सेडजफ और हाफमैन। ये चार रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। अब हम आपको थोड़ा सा आइए एरोमेटिक के रिएक्शन के बारे में बता देते हैं, कुछ एरोमेटिक के रिएक्शन, ताकि ये चैप्टर को आज हम लोग फाइनलाइज ख़त्म कर दें। और नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की थर्मोडायनेमिक्स की होगी, और आज अपनी इस हाइड्रोकार्बन की लास्ट क्लास होगी, ताकि हम लोग समय को देखते हुए चीज़ों को जल्दी से पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें। ठीक है, आइए कुछ रिएक्शन हम लोग बात कर लेते हैं एरोमेटिक के। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे पहला एक रिएक्शन है जिसका नाम है बेटा फ्रॉम फिनॉल। अगर फ्रॉम फिनॉल से बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि फिनॉल क्या होता है, इसको समझाइए। तो फिनॉल का मतलब ये होता है कि बेटा अगर बेंजीन से OH ग्रुप लग जाता है तो उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। आप जैसा कि आपको पता है, सर ने पढ़ाया भी था कि अगर बेंजीन से OH ग्रुप लग जाता है डायरेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। और जो OH ग्रुप जो यहाँ लगा है बेटा, जो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे जो ग्रुप यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये ग्रुप ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप है बेटा ये ही आपका फिनॉल है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो OH पे लगा है ये आपका क्या है, फिनॉल है। और जैसा कि आपको पता है कि जो ये OH ग्रुप है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि इस बेंजीन में रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से ये OH रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसको निकालना बहुत टफ होगा हम लोगों के लिए। तो याद रखिए, अगर बेंजीन से OH ग्रुप लगा है और इस OH ग्रुप को अगर हटाना है तो हमें एक ऐसा कोई कैटलिस्ट या कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो अपने अंदर ये पावर रखे इस ग्रुप को हटा सके। क्योंकि बेंजीन से कोई भी बेटा ग्रुप लगा हो वो उतनी आसानी से नहीं निकल सकता जितनी आसानी से और भी निकल सकते हैं। इसीलिए बेटा अगर यहाँ पे बेंजीन पे OH ग्रुप है, अगर इस OH ग्रुप को हटाना है तो आपको बेटा लेना पड़ेगा जिंक डस्ट। जिंक डस्ट ले सकते हैं या जिंक का डिस्टिलेशन यहाँ पे इस रिएक्शन का करा सकते हैं, जिससे आपका जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और सिंपल सा आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। याद रखें ये रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है जिंक डस्ट। ठीक है,
तो ये रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ अगर आप कराते हैं तो आपका ये OH यहाँ से गायब हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन एक बेंजीन पे लग जाएगा, आपका नॉर्मली बेंजीन बन जाएगा। और हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला है, अब बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन हिडन होता है। तो ये कोई पूछे कि अगर OH ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा है, यार OH नहीं कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा है तो उसका निकालना बहुत टफ है, उसको निकालना बेंजीन से बहुत टफ है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है और उसको वही निकाल सकता है बेटा जो उसका पावर रखे एजेंट। जैसे जिंक डस्ट ये पावर रखता है जो बेंजीन से OH को हटा देता है, ठीक है। कोई नॉर्मल एजेंट नहीं हटा सकता बेटा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसको हटाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत जो करना होता है वो किसी एजेंट के प्रेजेंस में करनी पड़ती है, वो है जिंक डस्ट और आपका सिंपल सा बन जाएगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ OH था, चलिए मान लीजिए जिंक ऑक्साइड हो गया तो ये हाइड्रोजन कहाँ गया? ये हाइड्रोजन एक बेंजीन में जाके लग जाता है, जहाँ से OH हटेगा वहीं पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा और हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो बॉन्ड लाइन है। उसी तरीके से एक रिएक्शन आप देख रही हैं, ये है बेटा OH और नीचे यहाँ पे इन्होंने लगा दिया CH3, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन में अगर जिंक का रिएक्शन आता है और डस्ट से रिएक्शन कराते हैं तो बस आप OH को हटा दीजिए, CH3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, CH3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब CH3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट यही बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर आप बेंजीन पे लगा देंगे CH3 जिसका नाम है टॉल्विन। आगे समझ में, इसी का नाम होता है क्या बेटा? टॉल्विन। तो इस तरीके से रिएक्शन पे हम लोगों ने क्लैरिफाई कर लिया कि फिनॉल से हम बेंजीन कैसे बनाते हैं। और याद रखिए बेटा जरूरी नहीं कि सिर्फ OH ही लगा हो, अगर बेंजीन से कोई और भी ग्रुप लग गया ना तो उसका रिमूवल बहुत टफ होता है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से हर कोई उसको नहीं हटा सकता, उसको वही हटा सकता है जिसके अंदर पावर होगा। जैसे मैंने एक पावर बता दिया जिंक डस्ट, जैसे फिनॉल से बेंजीन अगर बनाना है तो फिनॉल का बेंजीन से अगर कन्वर्ट करना है तो आपको जिंक डस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो सर ने एक प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था डीकार्बोक्सिलेशन, शायद नाम आया था। उस दिन हमने एक ऑनलाइन क्लास ली थी, शायद याद होगा आपको। तो मैंने कहा था कि डीकार्बोक्सिलेशन में बस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो भैया सिर्फ सिंपल सा आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। और मैंने कहा था कि इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ होता है, याद होगा ना आपको। तो सिंपल सा क्या निकाल दो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, आपका बेंजीन प्लस क्या निकल जाएगा Na2CO3। या अगर जो बच्चे बहुत अच्छे से लेक्चर मेरा देखते हैं शायद उनको याद होगा कि सर ने कहा था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता था और हाइड्रोजन बस शिफ्ट होकर वहीं जाके जुड़ जाता था। तो वही काम यहाँ पर भी है, ये बेंजोइक एसिड है, अगर सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे तो बस कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो और आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी और भी रिएक्शन पे हम लोग क्लियर आउट कर लेंगे जैसा कि हम लोगों ने बताया बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला जो रिएक्शन है अपना लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का हाइड्रोकार्बन का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप शायद नाम से समझ गए होंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाएगा और किसी एटम ग्रुप को हटा देगा, तो इसी का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे अगर रिएक्शन में अगर हम आए, मान लो एक रिएक्शन अपना यहाँ पर ये बेंजीन है, समझ रहे बेटा। इस बेंजीन का रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से कराओगे, किससे कराओगे बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3 से। तो कंसंट्रेटेड HNO3 से कराओगे तो आपको पता है कि HNO3 किस में टूटेगा, OH माइनस में और NO2 प्लस में, OH माइनस में और NO2 प्लस में। तो बेटा पता है कि बेंजीन से सिर्फ क्या निकल सकता है, हाइड्रोजन। और जब बेंजीन से हाइड्रोजन निकल सकता है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। ऐसी हाइड्रोजन पे जाके क्या लग जाएगा, NO2। तो बस बेंजीन पे ऊपर लगा दोगे क्या बेटा, NO2, और क्या निकाल दोगे, H2O। फिर से बता देते हैं कि अगर जब भी बेंजीन का नाइट्रेशन कराओगे तो पहले नाइट्रेशन को तोड़ दो HNO3 को, और HNO3 किस में टूटेगा, OH माइनस में और NO2 प्लस में। तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दो और जहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे
वहीं पे जाके NO2 जोड़ दो तो आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। आ गया। तो इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। तो कभी भी कंसंट्रेटेड HNO3 आ जाए तो कंसंट्रेटेड HNO3 को तोड़ देना OH माइनस में और NO2 प्लस में। बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल देना और जहां से हाइड्रोजन निकालोगे वहीं पे जोड़ देना NO2 को। ठीक है। ये आ गया नाइट्रेशन रिएक्शन। उसी तरीके से बेटा एक रिएक्शन आ गया जिसका नाम है सल्फोनेशन रिएक्शन। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, तोड़ दो सल्फ्यूरिक एसिड को OH माइनस में और SO3H प्लस में। फिर वही बात, बेंजीन में तो कुछ है ही नहीं सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, तो बेंजीन से हाइड्रोजन को निकाल दो और जहां से हाइड्रोजन को निकालोगे वहीं पे जाके जोड़ दो क्या? SO3H, क्योंकि हाइड्रोजन बन के निकलेगा प्लस और क्या करके जाएगा? माइनस। उसी माइनस पे जाके प्लस जोड़ देना, तुम्हारा ये रिएक्शन बन जाएगा SO3H। और इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। उसी तरीके से अगर बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ आता है AlCl3, तो आपको पता है कि Cl2 में दो Cl होते हैं, एक Cl माइनस और एक Cl प्लस होगा। जब Cl2 में दो Cl होंगे, एक Cl माइनस और एक Cl प्लस, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देना प्लस बनाकर, तो एक हाइड्रोजन प्लस चला जाएगा Cl माइनस के पास और वही Cl प्लस जाके अटैक कर जाएगा बेंजीन के पास, तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और क्या निकल जाएगा? HCl। इसका नाम होता है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। वही काम Br2 के साथ हो सकता है। जो Br2 होगा, एक Br प्लस और एक Br माइनस, बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल कर Br निकाल देना और एक Br जो प्लस होगा वो बेंजीन पे जाके जोड़ देना। आया समझ में? और ये जितने भी प्लस हैं ये सब आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इसका नाम भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे समझ में? अब उसी तरीके से और याद रखिए कि बेंजीन में बेटा और कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी कराएंगे बेंजीन का, तो बस बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, बाकी जो बचा हुआ पॉजिटिव एजेंट है उसको जाके जोड़ दीजिए। तोड़ने का तरीका हमने बता ही दिया कि HNO3 अगर होगा तो OH माइनस NO2 प्लस में टूटेगा, H2SO4 होगा तो OH माइनस SO3H प्लस में टूटेगा, Cl2 होगा तो एक Cl प्लस और Cl माइनस, Br2 होगा तो एक Br प्लस और एक Br माइनस। वही रिएक्शन ये देख लीजिए CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इस रिएक्शन का नाम होता है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है? फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बेटा फिर वही बात कि बेंजीन में सिर्फ होगा क्या? हाइड्रोजन। इस CH3Cl को तोड़ दो, किस में टूटेगा? CH3 प्लस में और Cl माइनस में। हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? माइनस के पास, तो क्या निकल जाएगा? HCl। और इसी माइनस पे जाके क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CH3 और क्या निकल जाएगा? HCl। तो इस रिएक्शन का नाम होता है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। आगे समझ में? कभी भी फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन आए तो आप बेंजीन से बस हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, CH3Cl को तोड़ दीजिएगा, CH3Cl टूटेगा CH3 प्लस में और Cl माइनस में। बस हाइड्रोजन Cl के पास और जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहीं पे जाके लग जाएगा CH3। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एंड द लास्ट रिएक्शन जिसका नाम होता है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन एसाइलेशन में क्या अंतर है? एल्काइलेशन में RX होगा, सेचुरेटेड हेलोकेन्स, और एसाइलेशन में अनसेचुरेटेड होगा। और एसाइलेशन का मतलब सबको पता है कि एसाइल ग्रुप होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और X, दिस इज एसाइल ग्रुप। इसको कैसे तोड़ेंगे? ये भी तो आसान है। CH3C डबल बॉन्ड O ये प्लस में टूट जाएगा और Cl किस में टूट जाएगा? माइनस में। बस हाइड्रोजन को बेंजीन से निकाल देना, हाइड्रोजन प्लस और बेंजीन पे क्या करके जाएगा? माइनस। HCl निकल जाएगा और इसी माइनस पे जाके लग जाएगा क्या? COCH3। आपका रिएक्शन बन जाएगा फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। मिला जुलाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ बेंजीन से हाइड्रोजन निकलेगा और बाकी हाइड्रोजन क्या बन के निकलेगा? प्लस, और क्या करके जाएगा? माइनस। और उसी माइनस पे जाके सारे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएंगे। आए समझ में? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होता है और किसी एटम और ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और उसी जहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है वहीं पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाता है। और जैसा सर ने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव रिएजेंट होता है। आगे समझ में? तो ये अपना रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और इतना ही तक हाइड्रोकार्बन में हम सभी लोग पढ़ेंगे भी, और इतना ही तक आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है। बाकी और भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो आप पूछते रहेंगे,
लेकिन एग्ज़ाम में आना बस इतना ही है, ठीक है। और समय को देखते हुए हम लोग और भी टॉपिक को पढ़ना है, तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहीं पे द एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सभी लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स यूनिट फर्स्ट, मतलब थर्मोडायनेमिक्स यूनिट सेकेंड का टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स, और ये फर्स्ट बुक का चैप्टर है। आया समझ में? अब आप सभी लोगों को मिला जुला कर, जैसा कि अभी मुझे पता चला कि आपका एस ब्लॉक भी ख़त्म हो चुका है, पी ब्लॉक आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सभी लोगों को सिर्फ 3 चैप्टर अब केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और पी ब्लॉक। बाकी आपके सारे चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और आपके एनुअल एग्जामिनेशन में जितने सिलेबस टेस्ट तक आए थे वो सब कुछ हटा दीजिएगा। सारे एनुअल एग्ज़ाम में चैप्टर नए होंगे, जैसे जीओसी थर्ड, हाइड्रोकार्बन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर। आगे समझ में? ये सारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ये सब एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। मतलब जो टेस्ट से जितने आ गए, प्रीवियस में जितना टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, जो जो सिलेबस में आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, सब नए लेक्चर आएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी यहीं ख़त्म होती है, द एंड होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे फर्स्ट बुक का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, एक न्यूमेरिकल सेल चैप्टर है, इसलिए बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, आज के लिए यहीं रखते हैं बेटा, थैंक यू सो मच।